साथियों नमस्कार, मैं राजवीर देसवाल। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। डॉक्टर कृष्णा अरोड़ा और महेश शर्मा जी के सहयोग से ये प्रोग्राम होता है वॉइस ऑफ इंडिया नवचेतना मंच के एजेस में करनाल में। मुबारकबाद। झुकी झुकी निगाहों में भी है वला की शोखियां, झुकी झुकी निगाहों में भी है वला की शोखियां, दबी दबी हंसी में भी तड़प रही है बिजलियां। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका, नशे में खुद ही चूर चूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। नवचेतना मंच को और वॉइस ऑफ इंडिया को एक बार बहुत बहुत फिर से मुबारकबाद। और करनाल में बहुत से कलाकारों को मौका इन लोगों ने दिया है और पिछले 20 बरस से प्रयासरत हैं। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई, जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई, कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, कहा जो आप में हुजूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। एक मेरे पुस्तक हाथ लगी, बल्कि हाथ क्या लगी, डॉक्टर प्रदीप शर्मा स्नेही जो अम्बाला में से रिटायर हुए बहुत अच्छे साहित्यकार हैं हरियाणा के, उन्होंने मुझे डॉक्टर दीपक अरोड़ा को इंट्रोड्यूस कराया। डॉक्टर दीपक अरोड़ा भी अम्बाला में प्रोथोडोंटिस्ट हैं, डेंटल सर्जन हैं, और गज़ब का मेल ये है कि वो एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ ही हैज़ कम आउट विद हिज फर्स्ट बुक नो योर ट्रू पोटेंशियल। ये पुस्तक जो है वो डॉक्टर अरोड़ा ने मेरे पास भेजी इस आशा के साथ में इसकी समीक्षा लिखूं, इसका रिव्यू लिखूं, और बड़ी खुशी है मुझे। ये 2 दिन लगे मुझे इसको पढ़ के और ग्रास्प करने में क्या है इसमें, और मैं अपने आप से भी इस किताब को रिलेट भी कर पाया। रिलेट इसलिए कर पाया कि मेरी जो, चाहे मेरे कंधे पे 3 स्टार और गाड़ी पे 3 स्टार के जनरल के पद से मैं रिटायर हुआ, लेकिन मेरी जो पढ़ाई थी, मेरी जो स्टडीज़ थी, वो कोई बहुत ज़्यादा खुशनुमा नहीं थी। इन द सेंस के मेरी पढ़ाई जो है काफ़ी फ्रेगमेंटेड रही, और फ्रेगमेंटेड इस तरह से रही कि मैंने अपने सारे विद्यार्थी काल में 3-4 मैंने स्कूल बदले, 3 मैंने कॉलेज बदले और 2 मैंने यूनिवर्सिटीज़ बदली, और तब जाके मैंने एमए इंग्लिश में और एलएलबी की डिग्री ली। लेकिन एक मौका था, एक मुकाम ऐसा था, एक दौर ऐसा था कशीदगी का, जिसमें अनडिसाइडेड था, कंफ्यूज्ड था,
मुझे लगता नहीं था क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, क्या आगे भविष्य होगा, किस तरह से उसको सार्थक बनाया जाए, कितने 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 सपनों को सार्थक करना है, कितनी बातें हैं जो मुझे सोचनी चाहिए, क्या क्या एग्ज़ाम हैं जो देने चाहिए। कोई लाइन जो है वो सूझ नहीं पा रही थी, बस चले जा रहे थे हम लोग एक रट में पड़े हुए कि पास होना है, पास होना है। और ये ठीक है कि ईश्वर की कृपा रही और मेहनत काफ़ी की और जिससे ये मुकाम हासिल हो गया। लेकिन वो जो दौर था, यदि उस दौर में कोई ऐसी पुस्तकें पढ़ने को मिल जाएं, जो कोई ऐसी गाइडिंग स्पिरिट मिल जाए, कोई ऐसा सेवियर मिल जाए, कोई ऐसा कंधा मिल जाए जिसको पकड़ के आप चल पाएँ, जो आपको दिशा निर्देश दे दे, तम सोमा ज्योतिर्गमय, लीड मी ऑन टू लाइट, इस तरह का कोई शख्स मिल जाए। ये स्टोरी नो योर ट्रू पोटेंशियल, ये किसी तरह की स्टोरी जो है वो इसमें है। असल में ये स्टोरी तो एक ताना बाना सा बुनने के लिए डॉक्टर दीपक अरोड़ा ने डाली है, लेकिन असल में इसमें सैकड़ों सैकड़ों ही कोटेशंस और सैकड़ों ही ऐसे ऐसे लोगों के वृतांत हैं, प्रसंग हैं जिनके जीवन से हम लोग प्रेरणा पा सकते हैं। कभी स्टीव जॉब्स की बात करते हैं, चाहे कभी अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, किसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी की बात करते हैं, कभी माइथोलॉजी की बात करते हैं, कभी हिस्ट्री की बात करते हैं, कभी आर्ट्स की बात करते हैं, कभी ज्योग्राफी की बात करते हैं, कभी योगा की बात करते हैं। सो इट इज़ ए कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट होल। और कहानी इसमें ये है कि 3 बच्चे हैं, 12वीं क्लास में पढ़ते हैं कसौली के एक गुरुकुल में, स्कूल में। और एक लड़का सजल जो है वो पहाड़ों से आता है, वो बहुत गरीब परिवार है उसका। ही फाइंड्स हिमसेल्फ टू बी ए मिसफिट इन द सिटी एनवायरनमेंट। एंड देयर इज़ अनदर गाय लक्ष्य करके, वो भी 12वीं क्लास में पढ़ रहा है और उसका बैकग्राउंड, उसकी एक बिजनेसमैन फैमिली है, but they want him to be a businessman only, while he wants to pursue his passion in sports, and he wants to excel in sports. And there is yet another girl in the same class, Anshika नाम है उसका. She comes from a broken family. माँ बाप की लड़ाई है, तलाक तक बात चल रही हैं, और this girl she wants to become an actor. और इन तीनों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं माइंड के, वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो रिजॉल्व करने के लिए एक शख्स आते हैं, डॉक्टर कर्नल कौशिक. नाउ डॉक्टर कर्नल कौशिक हिमसेल्फ इज़ अ सफरर. He is a sufferer in the sense that he was once upon a time a counselor in the army. He rose to the rank of a colonel, and he was a doctorate holder in psychology and psychiatry. And he found one day that his own son, who wanted to become a pilot, he died of overdose of drug somewhere in Goa. And this was a shocking thing happening in the life of Colonel Dr. Kaushik. Now what he decides is to give up the army and to come to the help of such people, Sajal, Lakshay, Anshita, और उनके अंदर वो अपने बेटे ध्रुव को देखता है. ध्रुव जो पायलट बनना चाहता था, लेकिन he ended up being a drug addict, and ultimately he said goodbye to the world, and thereby shaking the very core of Colonel Kaushik's life. Now Colonel Kaushik is the central character who is the protagonist in this entire plot, and he resolves the gossamer cobwebs in the minds of these 3 youngsters, along with many others, but they are these 3, ये तीनों जो है पात्र हैं. और इन पात्रों को जो वो अपनी समंजस की स्थिति लेके डॉक्टर कर्नल कौशिक के पास आते रहते हैं गाय बगाए, जैसे ये उनके स्कूल में ही काम करना शुरू कर दिया डॉक्टर कर्नल कौशिक ने. सो ही रिजॉल्व्स द इश्यूज involved in the lives of these 3 guys, and he steers them out of a world of wilderness, and he steers them clear out of a world of darkness. And these 3 guys, the 3 protagonists, ये तीनों को एक अपने अपने जीवन में चलने का रास्ता मिल जाता है. And it was only Dr. Colonel Kaushik through the eyes of Dr. Deepak Arora that he was able to tell these 3 people their true potential. So I liked this
book and I reviewed it for today. The review has been published in an online newspaper called Daily World. जैसे मैंने कहा था, अंटा की बात मैंने शुरू कर रखी है। कल से धारावाहिक 2-3 चैप्टर्स में पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने एक और पैरेलल धारावाहिक शुरू किया हुआ है, और वो है मेरे अपने डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से जो मेरी अपने जीवन की कुछ एक ऐसी यादें हैं, ऐसी कहानियां हैं, ऐसे किस्से हैं जिनको न केवल मैं गाहे बगाए याद करता रहता हूं, बल्कि वो एक किस्म का सबक हैं। यदि मैं अपने जीवन में भी उनको लागू करूं या मैं आपसे भी उनको साझा करूं, तो वो कुछ एक किस्से एक दो मैं आपको अपने टॉक शो में सुनाता हूं। सो आज का जो किस्से हैं 2-3, उसमें ये है कि जो पुलिस वाला है वो जब उसकी ट्रेनिंग उसको दी जाती है और he is supposed and called upon and envisaged to take action. So sometimes he acts in a very callow manner and he acts in a very not very mature fashion. So उसकी कई बार उसको भुगतना भी पड़ता है, एंड अगर भुगतना ना हो, कभी पासा सीधा पड़ना हो, तो उसकी बल्ले बल्ले और वाहवाही भी हो जाती है. So I was a young officer and at that time there was an agitation going on close to Panipat, and between Panipat and Sonipat there was a station called दीवाना है, और उसके पास 3-4 हज़ार लोग जो है वो नहर की रेल की पटरी के पास एक ग्राउंड था दीवाना में, वहाँ इकट्ठा हो रखे थे. और हुआ ये कि कोई नेगोशिएशंस थी, वो फेल हो गई, तो उसके बाद जलसा जुलूस होने लगा. और हुआ ये कि पुलिस पार्टी जो हमारी थी, हम लोग रेलवे लाइन के ऊपर हम लोगों ने मोर्चा संभाल रखा था. अब रेलवे लाइन पे पत्थर बहुत पड़े होते हैं, आपको मालूम है, दोनों तरफ. अब पत्थरों पे एक्सेस अगर 3-4 हज़ार आदमियों की हो जाए, वो भी वायलेंट क्राउड, मॉब, तो आप अंदाज़ा लगाइए क्या होता है, क्या नहीं होता है. सो वी स्टार्टेड रिसीविंग स्टोन्स, और हमारे ऊपर पत्थर जो है वो पड़ने लगे. 2-4 लोगों को लगे भी. एक एसडीएम साहब थे, वो तो पान पराग किसी ने दे दिया, उन्होंने चबा लिया. रात को मेरे ख्याल में खाना वाना हम लोगों ने खाया नहीं था, ओवरनाइट हम लोग वहाँ रेलवे लाइन पे ही पड़े रहे थे. सो जब पत्थर पड़ने लगे तो एसडीएम साहब भी चक्कर खा गए. वो पान पराग की वजह से था शायद, क्योंकि सिगरेट बीड़ी उन्होंने कभी पी नहीं थी, और पान पराग से ही चक्कर आ गया. बहरहाल मैं अंडर ट्रेनिंग था, मिस्टर कोशी एसपी थे, और गोली चलाने की बात आ गई कि क्राउड के ऊपर गोली चलाई जाए. और एक सिपाही ने फायरिंग की, वो लगी नहीं, किसी की टांग में, जैसे हम लोग नीचे करके फायर करते हैं, ऊपर आसमान में करते हैं, सीधे धड़ पे या चेहरे पे, वाइटल्स पे फायर नहीं करते हैं. ट्रेनिंग ऐसी है, जब तक मारने नियत ना हो. सो वो फायर किया और वो लगा नहीं किसी को, और शोर मच गया कि तो फोकी है मीन्स इट्स अ यूजलेस गोली, और कोई कहने लगा रबड़ की है. एंड दे अगेन चार्ज टुवर्ड्स अस, and taking some cover and all. We also thought कि how to fight back. फिर एक बार जो है वो एसपी साहब ने खुद राइफल पकड़ी और लेके निशाना गोली चला दी. एक बंदा मर गया. Now there was पूरी अफरा तफरी हो गई. एंड मैंने कुछ सोचा न समझा, आओ देखा न ताओ, 1-2 कांस्टेबल्स को साथ लिया और भीड़ में घुस के, और वो जो बंदे को गोली लगी उसको हम किसी तरह से रेलवे लाइन पे खींच लाए. और रेलवे की जो गार्ड्स की ट्रॉली होती हैं, जो पुश की जाती हैं, वो आवाजाही बंद हो गई, दोनों तरफ से ट्रेन्स रोक दी गई थी. सो वो ट्रॉली आई और उसमें उसको लेके बंदे को हॉस्पिटल ले जाया गया, और फिर पीछे. सो अनफॉर्चुनेटली उसकी गोली लगने से डेथ हो गई. और किस्सा ये कि अगर आपको ट्रेनिंग नई दी जाती है तो आपको कंट्रोल में भी थोड़ा रहना पड़ेगा. और इसी तरह से एक बार करनाल में हुआ क्या कि रोडवेज में कोई काम करता था, उसके यहाँ
बच्चा कोई हॉस्पिटल में था और हमारे जो एसपी साहब थे वो वहाँ हॉस्पिटल किसी सिलसिले में गए हुए थे और वहाँ उनके गनमैन से अचानक गोली चली और वो एक बंदा जो है वो उसकी डेथ हो गई। और वो 7 बहनों का अकेला भाई था। रामनगर में ये लोग रहते थे और जब हुआ बवाल खड़ा हो गया और पुलिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी और सब कुछ होने लगा। सो आई थॉट ऑफ अ वेरी ह्यूमेन काइंड ऑफ प्लान, और ये था कि मैं इन लोगों के साथ एम्पैथाइज करूँगा तो शायद हल कुछ निकल आएगा। सो आई वॉज वेयरिंग माई यूनिफॉर्म व्हेन आई वेंट टू देयर प्लेस एंड जब वो अर्थी उठा के लेके चलने लगे तो आगे आगे मैंने भी एक तरफ से अर्थी को उठाया और जैसे ही मैंने उसको अर्थी को, बच्चे लड़के की अर्थी को उठाया तो ऑल द आइज़ वर डैम्प मॉइस्ट, और जो एक सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती थी वो संभल गई। बहरहाल एक और किस्सा इसी तरह से जो है वो उसका है। बहादुर में एक बार क्या हुआ कि इलेक्शन के टाइम पे एक कैंडिडेट थे, मिस्टर राठी हुआ करते थे, मेहर सिंह राठी। सो उनको घेर लिया गया उसमें एक पोलिंग बूथ में, और वहाँ हम लोगों को पहुँचना था। पहुँच गए। अब वो बड़ा एजिटेटेड क्राउड है, उनके शायद वोटर नहीं होंगे, वो खिलाफ पार्टी के होंगे, बट इनको राठी साहब को एक कमरे में उन्होंने इन्होंने कमरे में जाके, एक स्कूल के कमरे में जहाँ वोटिंग हो रही थी वहाँ जाके इन्होंने शरण ली। और एक हेड कांस्टेबल नहीं था, वो एक होम गार्ड्स का बेचारा सिपाही था, और उसने बड़ी मुश्किल से अपनी लाठी जो है वो दरवाजे के आगे लगा के क्राउड को रोक के रखा कि वो कहीं इनको पूर्व विधायक जी को मार न दें और कहीं कोई उनका नुकसान न पहुंचा दें। सो जब हम मौके पे पहुंचे तो मैंने 2-3 हवाई फायर किए, थोड़ा सा इधर उधर तितर बितर हुई पब्लिक, और इन द मीन वाइल कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को पलट दिया। एम्बेसडर कार थी और उसमें आग लगा दी। अब इधर आग लगी हुई है, उधर आग लगी हुई गाड़ी में पेट्रोल की टैंक भी एक्सप्लोड हो जाती है, कई बार अक्सर हो जाती है। सो हम लोग साथ ही खड़े हैं, लोग बाग हमें वार्न कर रहे हैं कि दूर हट जाओ, टंकी फट जाएगी, ये वो। खैर किस्सा को होता ये कि हमने राठी साहब को निकाला और वो मुझे पहचाने ना, मैंने कहा मैं देसवाल हूँ, आपका अधिकारी हूँ, तो वो कुछ ना पहचाने फिर भी, और वो होश हवास बिल्कुल खो बैठे। मैंने कहा आप आइए मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको ले चलता हूँ। मैंने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और वो गाड़ी में भी ऐसे बैठे, सीट के नीचे बैठ के दुबक के कहीं मुझे कोई देख न ले और पीछा न करे और कोई हमला न कर दे। हमने उनसे रास्ते में पूछा कि आप कहाँ जाइएगा, तो वो कहने लगे मुझे मेरी पार्टी ऑफिस में छोड़ दो। मैंने कहा थाने चलें, ज़्यादा सेफ है। नहीं कहते हैं कि हमारे पार्टी ऑफिस में आप हमें छोड़ दो। हमने पार्टी ऑफिस में उनको जैसे ही छोड़ा, और हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, देसवाल मुर्दाबाद, हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद। सो ये भी होता है। सो यू नेवर नो, समटाइम्स पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, ऐसे किस्से हो जाते हैं जो अगर सीधे पढ़ें तो वो तो पॉलिटिशियन है, अब मुझे मालूम नहीं, वो बाद में तो खैर मिलते थे, बाद में बड़ा एहतराम करते थे, लेकिन उस वक्त उस चार्ज्ड माहौल में यदि वो थोड़ा सा अपना विवेक दिखाते और अपने सपोर्टर्स को बोलते कि नहीं मैं तो इनकी वजह से आज बच के निकल के आ गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। बहुत भले इंसान थे, बड़े ठीक ठाक अच्छे पॉलिटिशियंस में गिने जाते थे, लेकिन होता यही है कई बार आपके साथ ऐसा ही जो है वो सलूक हो जाता है। पब्लिक, you never know how will the public react to your action. Mostly it happens that if you are working or acting in right earnest, and if your intentions are clear, and if you're constitutionally executing a task which has to have a good delivery, ultimately finds favor with not only the public but also media and courts, and the general opinion about you is also not against you, and you are
हेल्ड अप इन हाई एस्टीम, अच्छे अच्छे लोग भी आप कई बार होता क्या है कि हम लोग वी फिडल विद द सिचुएशन, और हम लोगों के हाथ से सिचुएशन जैसे निकल जाती है। कई बार टेम्पर्स इतने जो हाई होते हैं। अब अम्बाला में मैं कमिश्नर था और हुआ ये कि साहब एक बड़ा बहुत रविदास जयंती पे इकट्ठा होंगे कुछ लोग और दलित और अपनी मांग करेंगे। सो हम लोगों ने पहुंच के, डिप्टी कमिश्नर को मैंने साथ लिया, हम लोगों ने पहुंच के वो मामला रिज़ॉल्व करवा दिया। अब वो रिज़ॉल्व तो करवा दिया, लेकिन पत्रकार साथियों की तो कोई खबर न बनी, और प्लान ये था कि रविदास मंदिर से चलेंगे और जीटी रोड को रोक लेंगे। अब वी थॉटेड दैट प्लान ऑफ देयर्स एंड वी ensured that there was a compromise reached between us and the agitating parties. So जब वो compromise हो गया and they started going towards their mandir and not stopping vehicular traffic on the GT road. So पत्रकारों ने उनको जाके कहा कि ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, GT रोड तो रोका ही नहीं। अब उनके जो लीडरान थे उनको भी रोज़ रोज़ खबरें चाहिए थी, सुर्खियों में रहने का उनको भी शौक़ होता है। सो उन्होंने कहा कि चलो एक बार सिंबॉलिक हम लोग जो है ना वो 2-4 ट्रक रोक लेते हैं और हमारी भी रह जाएगी, खबरें भी आ जाएंगी कि रोका गया ट्रैफिक ये वो। और वो कोई 20-30 लड़के फिर जो है वो जीटी रोड के ऊपर आ गए। हम लोग भी साथ साथ चलते रहे। कहते हैं साहब हम एक बार टोकन सा करेंगे, सिंबॉलिज्म सा थोड़ा सा हो जाएगा कि जी हमने रोक लिया था अपनी मांगों के लिए जीटी रोड। मैंने कहा ठीक है भैया रोक लो। उन्होंने 2 मिनट के लिए इधर उधर के जो है 2-4 ट्रक रोक लिए, और जैसे ही डिस्पर्सल होना शुरू हुआ तो 2-3 पत्रकार जो है वो अपना माइक लेके, आईडी बोलते हैं उसको, आईडी लेके हमारे मुंह के आगे, मैं और डिप्टी कमिश्नर खड़े हैं, हमारे मुंह के आगे कहें कि साहब आपको इस ट्रैफिक जाम जो हुआ है उसके बारे में क्या कहना है। मैंने कहा भैया ये तो तुमने लगवाया है। Now they were taken aback, they were not ready for this kind of an answer. कहते नहीं हमने तो नहीं। मैंने कहा हाँ तुमने लगाया, हमने तो इशू रिजॉल्व कर दिया था। हम लोग तो जो है इनको मना के ले गए थे और हमने इनकी मांगे मान ली, और ये तो इनको तो तुम लोग लेके आए हो सड़क के ऊपर और तुम लोगों ने। नाउ इट वाज ऑल रिकॉर्डेड, बट इट वाज नेवर टेलीकास्ट। अगर टेलीकास्ट करते तो लोगों को पता चल जाता कि ये तो पत्रकारों का ही इंजीनियर किया हुआ, ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ ट्रैफिक जाम था। बहरहाल इस तरह के किस्से जो है वो आते रहते हैं हमारी लाइफ में, मैं साझा करता रहूँगा आपके साथ। सो अंटा को एक बार फिर फोकस में लेता हूँ, और अंटा के 2-3 चैप्टर्स पढ़ के आपसे मैं विदा लूँगा। जैसे मैंने कहा अंटा छोटा सा गांव है। कल 2 चैप्टर्स हमने पढ़े थे और आज तीसरा चैप्टर में पढ़ रहा हूँ। ओ चौधरी बचा ले, लुट गए से, मर गए से, जमाए बर्बाद हो गए। छोटू कुम्हार की बीवी भागी जा रही थी, गली से दादाजी को पुकारती। उसकी चीखें काफ़ी दूर तक सुनाई दे रही थी। दादाजी बोले के हो गया रे खोई जानी, बचा ले। वो फिर बोली कुएं में पड़ गया, बचा ले। दादाजी ने मेशी को कहा देखिए रे क्या हो रहा है। थोड़ी देर में मेशी वापस आया तो हंस रहा था। बोला दादाजी कुमारी का गधा पड़ गया खारे कुएं में, उसका तर्राड़ा कर रही है। ऐसे ऐसे खेल तमाशे अंटा में बहुत होते थे। बाय द वे मुझे मालूम नहीं कि जामन के पास जो कुआं अट गया था रेत से, उसे खारा कुआं क्यों कहते थे। अंटा का पानी तो कभी खारा हुआ ही नहीं, बल्कि बहुत मीठा है आज भी। शायद नहर के कारण ग्राउंड वाटर का लेवल भी काफ़ी ऊंचा है, यानी 4-5 फुट ज़मीन खोदकर सिंचाई के लिए कुएं बना लेना तो मेरी ही याददाश्त की बात है। हाँ, यहाँ के पानी में फ्लोराइड बहुत है, जिस कारण सभी अंटा वालों के दांत पीले हैं। मैं कभी गांव में नहीं रहा था, इसलिए मैं बच गया, और मेरी बहन रेखा जो ज़्यादातर मेरे नाना जी के यहाँ रही है, उसके भी दांत पीले होने से बच गए, ताकि आते जाते मुसाफिर पानी पी सकें। बूढ़ी माँ ने एक नलका लगवा रखा था गांव के स्कूल व पुल के पास, जहाँ से आसपास के गांव के आते जाते लोग रुककर पानी पीते थे। उस नलके का पानी अमृत का सा था और कांकरते भी ठंडा। 10,000 बीघे का रकबा था अंटा का।
3 ही कुड़ियाँ थी, यानी 3 परिवार थे हमारे, 3-3, 4-4 हज़ार बीघे आती थी सबके। वो जो 1,000 बचा उसके बारे में सुनते हैं, पता नहीं कहाँ तक सच है, लेकिन एक अंग्रेज़ अफसर आया था जिसको मेरे परदादा ने कहते हैं उसका जैसा वो चाहता था उच्च सम्मान नहीं दिया, तो बदले में कहते हैं उस अंग्रेज़ इंजीनियर ने एक 3 मील का घुमाव देकर अंटा नहर के बीचों बीच प्लान कर डाली। बात 1941 की है। नहर निकलने के बाद हमारी खासी ज़मीन ख़राब हो गई, मगर आज अंटा खुशहाल है। नहरों के कारण भी, और मेरी तो बहुत सी यादें जुड़ी हैं नहर वाले अंटा से। वैसे मैं तो नहर के बिना अंटा का तस्वर भी नहीं कर सकता हूँ, जिसके ऊपर बहुत सी रोमांचक यादें तैरती हैं। किसी को ज़्यादा सा इस बात का पता नहीं है कि मेरे गांव का नाम अंटा कैसे पड़ा। दादाजी बताया करते थे कि जब गदर हुआ था सन 57 का, तब करनाल जो कि एक फौजी पड़ाव यानी कैंट था से टुकड़ियां हांसी भेजी गई थी बागियों को कुचलने के लिए कच्चे रास्ते से। इस रास्ते पर एक मुकाम था हमारे गांव का जिसे अड्डा कहते थे, कालांतर में बिगड़ कर ये अंटा हो गया। वैसे करनाल में आज तक भी हांसी रोड के नाम से एक सड़क है जो अंटा होके ही जाती है। करनाल में मेरठ रोड भी इसी कारण है, वहाँ भी आज़ादी के दीवानों ने हिंदुस्तानी परचम फहराने की कोशिश की थी। ये साथियों आपको शायद मालूम हो कि करनाल शहर में एक हांसी रोड है और एक मेरठ रोड है। हालांकि करनाल के न आसपास कहीं हांसी है न कहीं मेरठ है। उसका कारण यही है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो एट दैट टाइम करनाल वॉज ए कैंटोनमेंट। अम्बाला बाद में शिफ्ट हुआ है क्योंकि 1858 के आसपास करनाल में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक हैज़ा फैल गया था, और उस हैज़े की वजह से करनाल का कैंटोनमेंट जो था इट वाज शिफ्टेड फ्रॉम करनाल टू अम्बाला। अर्लियर टाइम्स इट वाज ओनली करनाल विच वाज अ कैंटोनमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईरा। एंड जैसा आप देखते हैं हर एक कैंटोनमेंट जहाँ भी होती है वहाँ एक लाल कुर्ती होती है, वहाँ सिविल लाइन होती है, वहाँ घंटा घर होता है और सदर बाज़ार होता है। तो वही चीज़ें जो यहाँ अम्बाला में है वही सदर बाज़ार करनाल में है, घंटा घर है और सिविल लाइंस हैं। सो सिविल लाइंस और मिलिट्री लाइंस ये अलग अलग उस ज़माने में हुआ करती थी। सो फ्रॉम दिस कैंटोनमेंट करनाल reinforcements were rushed to हांसी। हांसी वॉज अ स्पॉट ऑफ रिबेलियन, म्यूटिनी का, जहाँ स्वतंत्रता संग्राम की आग हरियाणा में फैली थी तो अम्बाला से चली थी और उधर हरियाणा में हांसी में भी ये आग भड़की थी और उधर मेरठ में ये आग भड़की थी। और वो आज़ादी की पहली लड़ाई जिसे हम कहते हैं राइटली सो, म्यूटनी तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ शब्द है, हम उसको फ्रीडम स्ट्रगल और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। सो करनाल से मेरठ जिस रास्ते से, कच्चे रास्ते से रीइंफोर्समेंट्स गई थी और जो करनाल से हांसी रीइंफोर्समेंट्स गई थी उस कोट एंड कोट रिबेलियन को क्रश करने के लिए, उन रूट्स का नाम मेरठ रोड और हांसी रोड पड़ा। और हांसी रोड जो मेरे गांव अंटा से होके जाया करता था उस ज़माने में उसका नाम अड्डा था मुझे। सो टिल टुमारो आफ्टरनून 12 o'clock this was talk show. Thank you very much for all those who have joined in and all those who have showed interest in my talk show. Thank you very much and enjoy your day.